हेलो एवरीवन। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री की कम्प्लीटली सीरीज़, जिसमें हम वन बाय वन करके सारे टॉपिक कवर करेंगे और सारे टॉपिक को सेपरेटली देखेंगे। उसके अंदर पूरी डिटेलिंग डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे रिवॉल्यूशन हुई, रशिया कैसे रिवॉल्यूशन हुआ, अमेरिका कैसे हुई, फ्रांस कैसे हुई, कोल्ड वॉर कैसे हुई, सिविल वॉर कैसे हुई, वर्ल्ड वॉर कैसे हुई। ये सारे टॉपिक आपको कवर होते हुए दिखेंगे। एवरीडे एक एक वीडियो आएगी जिसमें एक एक टॉपिक कवर होता जाएगा। तो इसमें जो हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अमेरिकन क्रांति के ऊपर। तो इसमें हम देखेंगे कैसे अमेरिका की क्रांति हुई, कैसे वहाँ पे ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश करी, कैसे अमेरिका इंडिपेंडेंस हुआ, ठीक है, ब्रिटिश के। तो क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या उन्होंने फेस किया, क्या क्या लोग आए जिसने क्रांति में हेल्प करी, तो वो सब हम आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेलिंग में। तो इसमें हम थोड़े जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं, उनको हाईलाइट करते हुए चलेंगे जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पोर्टेंट हैं। तो उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है कि जो बेसिकली जो मेन पोर्शन है इन टॉपिक्स का, जिसमें मेन टॉपिक्स हैं इसमें जैसे बोस्टन टी पार्टी हो गई या कोल्ड वॉर में हो गई, सिविल वॉर में हो गई, तो इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलते हैं जो जो कंपलसरी मेन है बिल्कुल टॉपिक। तो आपको उन सबको अच्छे से देखना है, अच्छे से इस पूरी वीडियो को देखना है, लेक्चर को देखना है, समझना है और अपने नोट्स बनाते हुए चलना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले लेक्चर से अमेरिका की क्रांति के ऊपर। ठीक है, इसमें स्वतंत्रता का युद्ध और आधुनिक गणराज्य का उदय हुआ। तो आप देख सकते हो जैसे कि 1775 से लेके 1783 तक इसमें जो है उनकी इनकी फ़ाइट चली है अपने स्वतंत्रता के लिए। ओके, नेक्स्ट बढ़ेंगे क्रांति की पृष्ठभूमि और उदय। तो यानी कि कैसे रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ। तो ये 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अमेरिकी उपनिवेशों का संघर्ष, मतलब कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में स्टार्ट हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या करा ब्रिटिश ने, आइए जानते हैं। तो इसमें आप जैसे देख रहे हो 13 उपनिवेशों की संरचना, मींस 13 कॉलोनीज़ को इस्टेब्लिश करा ब्रिटिश ने। कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। ठीक है, ये मैप में आप देख पा रहे हो, मैप में देखो आप, ये जितनी भी कॉलोनीज़ आ रही हैं ये पूरा नॉर्थ में ईस्ट साइड पे आ रही हैं। तो इसमें यहाँ से अगर आप देखोगे मैप, आपको पता है, तो इधर साइड जो है हमारा यूके और ये फ्रांस वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो इन्होंने इसी के इस पे 13 स्टेट्स पे अपना पहले राज बनाया, जिसमें से जॉर्जिया था, तो ऐसे और भी न्यू जर्सी वगैरह, ये सारे ऐसे करते करते 13 वगैरह इनके पास स्टेट्स हो गए थे। तो अमेरिका क्रांति की शुरुआत 13 ब्रिटिश उपनिवेशों से हुई जो अंटार्कटिक महासागर के किनारे स्थित थे। तो यहाँ जो ये महासागर जो है ये अंटार्कटिक महासागर है। भौगोलिक स्थिति क्या थी, जैसे मैंने आपको बताया, उत्तर में न्यू इंग्लैंड से लेकर दक्षिण में जॉर्जिया तक। तो जॉर्जिया तक बिल्कुल नीचे तक, और ऊपर से न्यू जर्सी से न्यू इंग्लैंड होते हुए। न्यू इंग्लैंड क्यों लिखा है इन्होंने, क्योंकि इंग्लैंड से आए थे, तो इन्होंने यहाँ पे धीरे धीरे अपने न्यूयॉर्क वगैरह ये सारे ऐसे करके हुए इन्होंने पूरा वो न्यू इंग्लैंड एक तरीके से इस्टेब्लिश किया। विविधता, विभिन्न आर्थिक और धार्मिक पृष्ठभूमि के लोग यहाँ बसे, अलग अलग आर्थिक स्थिति के, अपर क्लास, लोअर क्लास, अलग अलग धार्मिक के, ठीक है, पृष्ठभूमि के लोग यहाँ आके बसने लगे। ठीक है, फिर राजनीतिक जागरूकता, स्थानीय विधानसभाओं ने स्वशासन की भावना को मजबूत किया यहाँ पे। फिर ब्रिटिश शासन, उपनिवेशों को उपयोग मुख्य रूप से ब्रिटेन के आर्थिक लाभ के लिए किया जा रहा था। मींस जो भी ये लोग कॉलोनीज़ में अपना इन्वेस्ट कर रहे थे या जो भी कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, कोई भी एक्ट पास कर रहे थे, वो सारे ऐसे हो रहे थे जो केवल और केवल ब्रिटिश के लोगों को ही हेल्प करें या वहाँ की गवर्नमेंट को हेल्प करें। यानी कि अमेरिका में तो रह रहे थे ये लोग, बट अमेरिका वालों के लिए ही ये लोग बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। पूरा पूरा ये लोग सेल्फिश होकर काम कर रहे थे वहाँ पे। तो इसके चलते हुए वहाँ पे विरोध होने लगा, क्योंकि लोगों ने कहा भाई ये इतना तो हम लोग टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कैसे टॉलरेट कर सकते हो ना, कि अगर सामने वाला अगर आ रहा है और केवल अपने ही फ़ायदे के लिए ऊपर काम करा जा रहा है आपको यूज़ करके, तो फिर उसके चलते हुए क्या हुआ, क्रांति के प्रमुख आर्थिक कारण, क्रांतियाँ होनी स्टार्ट हुई वहाँ पे। तो क्या हुआ, कराधान नीतियाँ। कराधान नीतियाँ क्या हुई, जब ब्रिटिश ने टैक्स लगाया तो वह ऐसी उनने नीतियाँ बनाई जो काफ़ी अनफेयर थी अमेरिका वाले लोगों के लिए। तो वो क्यों लगाई, ये एक सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63, तो ये 7 वर्ष का युद्ध जो चला था वो चला था ब्रिटिश और वर्सेस फ्रांस।
तो इन लोगों का जो था युद्ध चला, ब्रिटिश एंड फ्रांस का। ब्रिटिश और फ्रांस का 7 साल तक युद्ध चलता रहा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा भयानक युद्ध हुआ, जिसमें इन द एंड ब्रिटिश की जीत हुई। बट उस जीत की वजह से भी जो युद्ध चला उसमें ब्रिटिश के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोन आ गया, काफ़ी ज़्यादा उनको धनहानि हुई, जिसके चलते उन्होंने उसको रिकवर करने के लिए अमेरिका के ऊपर धीरे धीरे ऐसी टैक्स लगाए जो काफ़ी ज़्यादा अनफेयर थे और जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देते ब्रिटिश को, क्योंकि उनका लॉस काफ़ी हो, उस लॉस को कवर करने के लिए। ठीक है, फिर दमनदारी कानून बनाए इन्होंने, इसमें स्टैम्प एक्ट, टाउनशेंड एक्ट जैसे कानूनों ने उपनिवेशवासियों को नाराज़ किया। ठीक है, जो भी वहाँ पे क्या नाम थे, कंपनीज़ में, कॉलोनीज़ में काम कर रहे थे, जहाँ भी लोग रह रहे थे, उन सबको नाराज़ किया इन्होंने। तो ये स्टैम्प एक्ट क्या था? स्टैम्प एक्ट में क्या था, जो भी ऑफिशियल जो भी पेपर्स छप रहे हैं, न्यूज़पेपर वगैरह, उन सब पे स्टैम्प एक्ट ड्यूटी देना कंपलसरी कर दी थी, उस पर टैक्स देना ही देना है आपको। फिर टाउनशेंड एक्ट था। टाउनशेंड एक्ट में आपको ये चाय, पेपर, पेंट, इन सब पे इन्होंने टैक्स लगाना शुरू किया। फिर इसको चलते हुए देखते हुए लोगों ने प्रोटेस्ट किया और एक प्रसिद्ध नारा वहाँ का बना, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये ऐसा इन्होंने नारा लगाया कि हम कोई टैक्स नहीं देंगे जब तक हमारी पब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं हुआ, क्योंकि जो भी असेंबली में रूल्स बन रहे थे उसमें कोई अमेरिका का लोग तो था नहीं, सारे ब्रिटिश लोग मिलके ही फैसला कर रहे थे। तो अमेरिका वालों ने कहा जब तक हम लोगों का कोई रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा तो हम लोग क्यों वो टैक्स पे करेंगे। ठीक है, जो उनका कहने का मतलब था कि हमारा भी तो कोई ना कोई होना चाहिए जो हमारी तरफ से बात करे, जो हमारा मुद्दा रखे, तभी तो हम उस टैक्स को वैलिड समझेंगे। ठीक है, हम वो टैक्स नहीं मान सकते ना जो आप लोग लगा के अपनी इच्छा से दे रहे हो। तो ये प्रसिद्ध नारा वहाँ का चला। फिर आया प्रबुद्धता का प्रभाव। थॉमस पेन का जो था, ये है थॉमस पेन, कॉमन सेंस नाम का इनका 1776 में एक बुक इन्होंने रिलीज़ करी, जिसमें इन्होंने बताया कि आम लोगों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। ठीक है, उसमें इन्होंने बताया कैसे ब्रिटिश से आज़ादी के फ़ायदे हैं, कितना आप फ़ायदा हो सकते हो, कैसे आप स्वतंत्र जीवन जी सकते हो, कितना उसमें बेनिफिट है। तो ये जो इन्होंने बुक पढ़ी लोगों ने, तो ये काफ़ी ज़्यादा लोग इनसे प्रभावित हुए। ठीक है, इन्होंने लोगों ने कहा कि ये तो फिर बहुत फ़ायदा है फ्रीडम रहने का, क्योंकि लोग ब्रिटिश के अंडर थे काफ़ी टाइम से। तो ये धीरे धीरे इनकी कहीं ना कहीं इन बुक से काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा लोगों के ऊपर। फिर ऐसे थे जॉन लॉक। जॉन लॉक में इनके प्राकृतिक नेचुरल राइट्स जो जिनको बोलते हैं, उनके सिद्धांतों ने क्रांति का वैचारिक आधार किया। जो भी हमारे नेचुरल राइट्स हैं जो ह्यूमन को होने चाहिए, तो उनको इन्होंने बताया, तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्रांति को आधार मिला। फिर सामाजिक अनुबंधन, शासन जनता की सहमति से होना चाहिए, ना कि दैवीय अधिकार से। दैवीय का मतलब यहाँ पे कोई किंग या फिर क्वीन से है। ठीक है, शासन जो होगा जनता की सहमति से होगा, ऐसा नहीं कि आप ही केवल कुछ भी रूल्स बना रहे हो जो जनता को नहीं मानना है, वो जोर ज़बरदस्ती वाला काम इसमें नहीं चलेगा, ऐसा लोगों ने कहना स्टार्ट किया। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या आया सबसे पहले? 1765 का स्टैम्प एक्ट का विरोध। जो उन्होंने स्टैम्प एक्ट बताया, जैसे मैंने बताया न्यूज़पेपर वगैरह पर उन्होंने टैक्स लगाना शुरू किया था, उसका विरोध हुआ। फिर हुआ बोस्टन नरसंहार। ठीक है, बोस्टन में जाके, बोस्टन शहर था एक जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई यहाँ पे 1770 में, जिसमें ब्रिटिश के शोल्जर ने काफ़ी ज़्यादा सिविलियंस पे अटैक वगैरह कर दिया था, वो सब हुआ। उसके बाद आया 1773 में बोस्टन टी पार्टी। क्या हुआ था, ब्रिटिश ने क्या किया, टैक्स लगाया चाय के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाया चाय पे, और इन सब का टैक्स का विरोध करते हुए लोग, जब वो शिप जा रहा था इंग्लैंड की तरफ, तो लोगों ने बीच रास्ते में चाय की, जैसे आप देख पा रहे हो ये पिक्चर में, लोगों ने शिप से जो करा, ये चाय के जो कंटेनर थे उसको फेंकना शुरू करा, पेटियों को फेंकना शुरू किया। तो इसी घटना को नाम दिया गया बोस्टन टी पार्टी। ठीक है, फिर आया प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस। फिर इसका गठन हुआ 1774 में। ये क्यों बनी? ये इसलिए बनी बिकॉज जो भी हम लोग एकता के लिए, ठीक है, जितने भी लोग क्रांति कर रहे हैं उन सबको एक होना चाहिए ना, एक ऑर्गेनाइजेशन जो देखेगी, जो मेन है, तो उसके लिए इन्होंने प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का गठन किया। ठीक है, फिर इसी के चलते चलते 1776 में इन्हें फाइनली स्वतंत्रता की घोषणा इन्होंने करी। फिर इसको डिटेल में समझते हैं, बोस्टन टी पार्टी। तो दिसंबर 1773 की यह घटना क्रांति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, रात में
शिप जा रहा था जिसमें से टी के बॉक्स आप देख पा रहे हो, टी लिखा है, ये लोगों ने प्रोटेक्स में कि भाई हम टैक्स नहीं देंगे, तो वो ज़बरदस्ती में उन्होंने सारी टी इनके समुद्र में फेंक दी। फिर जैसे कि मैंने बताया आपको, ये चाय पर टैक्स लगा, कड़ा विरोध किया लोगों ने। फिर सन्स ऑफ लिबर्टी ने ब्रिटिश जहाज़ों से 342 चाय के बक्से समुद्र में फेंक दिए। कितने फेंक दिए? 342, ठीक है, 342 चाय के बक्से जो थे समुद्र में फेंक दिए इन्होंने। तो ये जो था आपका सन्स ऑफ लिबर्टी, ये किसों ने ऑर्गेनाइज करा था? सैम्यूल एडम्स ने, ठीक है। फिर इनके परिणाम क्या हुए? ब्रिटिश ने दमनकारी इंटॉलरेबल एक्ट्स जो थे पारित किए, जिससे संघर्ष और तेज हुआ, क्योंकि ब्रिटिश चिढ़ गए कि उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, तो उन्होंने कहा जितने लोगों ने शामिल हैं उनके लिए और गुस्से में आके उन्होंने और कुछ ज़्यादा टैक्स लगाए, ठीक है, जिससे और ज़्यादा क्रांति बढ़ने लगी। फिर नेक्स्ट आई स्वतंत्रता की घोषणा। तो फाइनली इनका क्या हुआ? 4 जुलाई 1776 को इनको स्वतंत्रता मिली। थॉमस जेफरसन द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक दस्तावेज अपनाया गया। इसमें क्या लिखा था? इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं और उन्हें जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज का अधिकार है। मतलब समान पैदा हुए हैं, कोई भी भेदभाव नहीं करोगे आप समाज में, इक्वली ट्रीट करोगे उन्हें, और उनको अपनी स्वतंत्र सा जीवन जीने का अधिकार है। कोई भी उनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं करा सकता, कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि भाई जो उनकी मर्ज़ी के खिलाफ हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक शांति भरा साम्राज्य की स्थापना होगी। तो इसमें क्या हुआ? इसमें जो इन्होंने 13 कॉलोनीज जो इस्टेब्लिश करी थी ब्रिटिश ने सबसे पहले, तो उन लोगों ने मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में घोषित किया स्वतंत्रता। तो जो आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका देखते हैं, तो वो उन्हीं लोगों का मिक्सिंग है, उन्हीं सारी कॉलोनीज़ का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रमुख नायक और उनकी भूमिका। कौन कौन लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, जिनकी वजह से ये क्रांति हुई? तो सबसे पहले मेन थे हमारे जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन क्या थे? महाद्वीपीय सेना के प्रधान सेनापति। तो सेनापति थे ये, जो लड़ाई कर रही थी स्वतंत्रता के लिए। तो इनके महत्व क्या थे? सैन्य जीत और एकता के प्रतीक। दूसरा थे थॉमस जेफरसन, स्वतंत्रता की घोषणा के प्रमुख मुख्य लेखक, क्रांति के वैचारिक शिल्पकार। जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था, इन्होंने काफ़ी ऐसे राइट्स वगैरह लिखे जिसमें लोगों के ऊपर काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को बताया कि कितना फ़ायदा हो सकता है अगर आप ब्रिटिश से आज़ाद हो। ये सब इन्होंने किया। नेक्स्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये राजनयिक फ्रांस से अमेरिकी दूत थे। तो ये पहले ऐसे इंसान थे वहाँ के जो फ्रांस से महत्वपूर्ण सैन्य सहायता प्राप्त की। मतलब ये फ्रांस गए और फ्रांस से हेल्प मांगी। किसकी हेल्प मांगी? सैन्य सहायता, मतलब कि ये हमारी फ़ौज की, सोल्जर वगैरह की। देन अलेक्जेंडर हैमिल्टन, ये क्या थे? वॉशिंगटन के सहायक और वित्तीय विचारक थे। तो ये जो थे हमारे जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे, इनके जो थे मेन इंसान जिसको कहते हैं, सहायक जिसको बोलते हैं, इन लोगों ने नए राष्ट्र की वित्तीय नींव रखी। और ये थे हैमिल्टन ही थे जिन्होंने यूएस में बैंक की स्थापना करी सबसे पहले। तो इसलिए इनको लिखा गया वित्तीय विचारक। तो वित्तीय नींव भी इन्होंने ही रखी। आगे बढ़ते हैं, जॉर्ज वॉशिंगटन का नेतृत्व। जॉर्ज वॉशिंगटन का धैर्य और रणनीतिक कौशल क्रांति की सफलता की कुंजी थी। मतलब इनका जो धैर्य थे, काफ़ी धैर्य थे, काफ़ी क्लेवर थे, काफ़ी स्मार्ट थे। उन्होंने एक बिखरी हुई मिलिशिया को एक अनुशासित महदीप सेना में बदला। व्हाट इज़ मिलिशिया? मिलिशिया क्या था? क्योंकि जब अमेरिका को लड़ाई हुई ब्रिटिश से, सोल्जर की काफ़ी इनको कमी पड़ गई, तो जो नॉर्मल सिविलियंस थे उनका एक ग्रुप बनाया जो अनट्रेंड थे, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सोल्जर की वजह से इनको ऐड किया गया। तो जो उन लोगों को ऐड किया गया उन्हें बोला मिलिशिया। तो मिलिशिया को इन्होंने अच्छे से बिखरी हुई जो मिलिशिया थी उनको एक अनुशासित महाद्वीप सेना में बदला, ठीक है, पूरा अच्छे से ट्रेन किया, सारे नियम सिखाए, कैसे युद्ध लड़ा जाता है वो सब करवाया। देन इनकी महत्वपूर्ण जीत जो थी, ट्रेटन और प्रिंसटन के युद्धों ने गिरते मनोबल को उठाया। तो इन्होंने जो मेन युद्ध जीते वो ट्रेंटन और प्रिंसटन में युद्ध जीते। तो वे न केवल एक महान जनरल थे बल्कि बाद में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भी बन गए, ठीक है। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ऑफ अमेरिका, तो वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन। नेक्स्ट, यॉर्कटाउन और क्रांति का अंत। तो यॉर्कटाउन क्या है? एक सिटी है वहाँ पे। 1781 में यॉर्कटाउन की घेराबंदी युद्ध की अंतिम बड़ी लड़ाई थी, यानी कि 1781 में जो था फाइट एंड हो गई थी।
फ्रांसीसी नौसेना और अमेरिकी थल सेना ने ब्रिटिश जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को घेर लिया था। तो जो ब्रिटिश की तरफ से जो जनरल थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ये जो हम लोग मिल के कर रहे थे क्योंकि वो फ्रांस की सेना का सपोर्ट मांग के आए थे, अमेरिकी थल सेना एंड फ्रांसीसी नौसेना, तो इन दोनों को मिल के, तो इन्होंने क्या करा, इन दोनों ने मिल के इसको, जो इनके जनरल थे ब्रिटिश को, उसको घेर लिया और सरेंडर करवा लिया। देन क्या आया, ब्रिटिश सेना का आत्मसमर्पण हो गया और युद्ध की समाप्ति हो गई। फिर इन द लास्ट में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई, पेरिस की संधि 1783 में। ये सारे आपको ये मेन इंपॉर्टेंट्स है, ये जो पेरिस की संधि वगैरह है, ये इसकी डेट वगैरह, ये आपको सन वगैरह याद करके रखनी है, अपने माइंड में नोट करके रखनी है। तो ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनाया। फाइनली जो था 1783 में ब्रिटेन ने अपना लिया इनको। देन लास्ट में क्या है, निष्कर्ष और यूपीएससी हेतु विश्लेषण। तो 1783 में जैसा हमने देखा, पेरिस की संधि हुई, यहाँ पे आधुनिक लोकतंत्र का उदय हुआ, और वैश्विक प्रभाव क्या डाले इस इनकी क्रांति ने। इसमें क्या था, इसने फ्रांसीसी क्रांति 1789 के लिए प्रेरणा का कार्य किया। जो फ्रांस में क्रांति हुई 89 में, उन लोगों ने काफ़ी कुछ इससे सीखा, जो उन्होंने अपनी क्रांति में थोड़ा सा ऐड किया। फिर ये दुनिया का पहला लिखित संविधान बना जो 1789 को लागू हुआ। मतलब फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था ये, जो दुनिया का पहला था अमेरिका का। फिर सामंतवाद की जगह गणतंत्रवाद और व्यक्तिगत अधिकारों को प्राथमिकता मिली, यानी कि लोगों को अपना राजा खुद चुनने का, अपना जो भी लीडर होगा चुनने का अधिकार दिया गया। ये जो किंग वगैरह है, ये सब समाप्त करके लोकतंत्र राज्य की यहाँ पे स्थापना हुई। ठीक है गाइस, तो ये हमारी पूरी आज की जो थी अमेरिका की हमारे ऊपर डिस्कस किया हमने, कैसे अमेरिका पे ब्रिटिश का कंट्रोल आया और फिर कैसे ब्रिटिश से अमेरिका आज़ाद हुआ। तो इस पूरे लेक्चर को अच्छे से आप दोबारा भी देख सकते हो, इन सब के नोट्स बना के रखिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।